हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर नंबर 2 एंड इज दैट फंक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टाइप्स के बारे में देखा था। आज एक और हम लोग फंक्शन के टाइप के बारे में देखने वाले हैं और वो है रियल फंक्शंस। अब गाइज रियल फंक्शन हम लोग किसे कह पाएंगे, तो देखते हैं। इफ f इज टू a टेंड्स टू b वेर a सबसेट r का मतलब होगा गाइज रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में कौन कौन इंक्लूड होता है? सारे माइनस नंबर भी इंक्लूड होंगे, प्लस नंबर भी इंक्लूड होंगे, इंटीजर भी आएंगे, फ्रैक्शन भी आएंगे और मतलब कोई भी नंबर है, जीरो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। इट मीन्स कि रियल नंबर सबको वेलकमिंग करता है, भाई चलो आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। यानी कि आप माइनस ले लो, प्लस ले लो, फ्रैक्शन, इंटीजर, पॉइंट वाले, पाई का वैल्यूज ले लो। तो ऐसे कोई भी वैल्यू जो है वो रियल नंबर के अंदर कंसिडर हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, a सबसेट r, यानी कि जो a है, और a का मतलब हमारा क्या होता है? डोमेन होता है। यानी कि हमारा जो डोमेन है वो r, यानी कि रियल नंबर का क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए। यानी कि हमारा डोमेन ऑलवेज रियल नंबर में से होना चाहिए। देन f इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल। तो हम लोग f को क्या कह पाएंगे? फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल कह पाएंगे। एंड इफ the range of f is also defined on a real set R, यानी कि हमारा जो डोमेन है वो तो सबसेट होना ही चाहिए रियल नंबर का, तो हम लोग उसको रियल वेरिएबल का फंक्शन कह पाएंगे। लेकिन अगर हमारा जो रेंज है वो भी किसके ऊपर डिफाइनेट है? हमारा जो रियल सेट है यानी कि रियल नंबर R है उसके ऊपर अगर डिफाइनेट है तो हम लोग f को क्या कह पाएंगे? रियल फंक्शन। इन शॉर्ट हमारा डोमेन, हमारा रेंज दोनों के दोनों कहाँ से आने चाहिए? रियल नंबर में से आने चाहिए, तो हम लोग उसको ये रियल फंक्शंस कह पाएंगे। अनदर लैंग्वेज में देखते हैं। इन शॉर्ट अ फंक्शन फॉर विच डोमेन एंड कोडोमेन आर डिफाइंड ऑन द सेट आर, यानी कि अगर हमारा डोमेन और हमारा कोडोमेन किसके ऊपर डिफाइनेट है? तो कि रियल सेट आर के ऊपर, यानी कि हमारा डोमेन कोडोमेन दोनों रियल नंबर में से आ रहा है, तो हम लोग उसको रियल फंक्शंस कह पाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये लोग ऐसा बोल रहे थे कि हमारा डोमेन और हमारा रेंज ये R में से आता है तो चलेगा। अनदर लैंग्वेज में ऐसा बोला जाता है कि हमारा डोमेन एंड हमारा कोडोमेन अगर R में से आता है तो भी रियल फंक्शन है। ये बोलता है कि डोमेन एंड रेंज, ये बोलता है कोडोमेन, सॉरी डोमेन एंड कोडोमेन अगर R में से आता है तो चलता है। तो क्या इसको हम लोग सेम कह पाएंगे? यस, क्योंकि यहाँ पे रेंज का आना जरूरी है कि वो रियल नंबर में ऐसा आना चाहिए। ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा जो कोडोमेन है ना वो भी रियल नंबर में से आना चाहिए। अब हम लोगों को डेफिनेशन के टाइम पे क्या बोला गया था कि हमारा जो रेंज होता है वो ऑलवेज कोडोमेन का सबसेट होता है। इट मीन्स कि अगर हमारा कोडोमेन ही रियल नंबर के ऊपर डिफाइनेट होगा तो ऑफकोर्स जो हमारा रेंज है वो तो बाय डिफॉल्ट होने ही वाला है। क्लियर? इट मीन्स कि अगर आपका डोमेन और रेंज R का सबसेट है तो भी चलेगा, अदरवाइज आपका डोमेन और कोडोमेन R का सबसेट है तो भी चलेगा। हम लोग उसको नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं कि डोमेन R का सबसेट है या तो फिर रेंज R का सबसेट है। ये दोनों कंडीशन में कोई एक भी होगा ना तो चलेगा, या तो फिर कोडोमेन R का सबसेट है। क्लियर? डोमेन तो कंपलसरी होना ही चाहिए, रेंज होगा तो भी चलेगा, कोडोमेन होगा तो भी चलेगा, क्योंकि रेंज का आना जरूरी है। अब वो कोडोमेन में से भी आ सकता है और अकेले से भी आ सकता है, यानी कि अगर कोडोमेन ही उसका सबसेट हो जाता है तो रेंज तो ऑफकोर्स कहाँ से आती है? कोडोमेन में से ही आती है। इट मीन्स कि डोमेन कंपलसरी है, रेंज और कोडोमेन में से कोई भी एक आ सकता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसे कोई अगर फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल होंगे ना सॉरी, तो उसको हम लोग रियल फंक्शंस कह पाएंगे। अब हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स अवेलेबल है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस अवेलेबल है ना तो हम लोग उसको रियल फंक्शन कह पाएंगे। कैसे? यहाँ पे चेक करते हैं। f इज टू n टेंड्स टू r। n का मतलब गाइस क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कहाँ से नंबर शुरू होते हैं? 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक। क्लियर? यानी कि नेचुरल नंबर ऑफकोर्स R में से तो लाई होने ही वाला है, यानी कि हमारा ये जो डोमेन है और हमारा जो कोडोमेन है, कोडोमेन तो हमारा ऑलरेडी R ही है, यानी कि रियल नंबर। क्लियर? यानी कि हमारा डोमेन और हमारा कोडोमेन दोनों कौन है? R रियल नंबर के बेसिस के ऊपर डिफाइनेट है,
इसलिए यस ये रियल फंक्शन हो सकता है। सेम एज इट इज फॉर अनदर एग्जाम्पल कि z, अगेन z में कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के, क्लियर। यानी कि इसमें जितने नंबर्स आने वाले हैं वो सारे रियल नंबर में तो होंगे ही होंगे। इट मीन्स कि हमारा यहाँ पे जो डोमेन है और हमारा जो यहाँ पे को डोमेन है वो दोनों के दोनों कैसे है, रियल नंबर के ऊपर डिफाइनाइट है, इसीलिए यस ये दोनों हम लोग रियल फंक्शन कह सकते हैं, क्लियर। अब आगे हम लोग ऐसे कुछ यूजफुल देखने वाले हैं कि यानी कि हमारा जो रियल फंक्शन है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है, क्लियर। तो हम लोग वो देखते हैं यूज ऑफ द रियल फंक्शंस, यानी कि रियल फंक्शन को प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। गाइस फर्स्ट वन है डिमांड। आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम पूछा गया है कि व्हाट इज़ अ डिमांड, तो आपको ये पूरा जो डिमांड है ना वो डिस्क्राइब करना है यहाँ तक, क्लियर। व्हाट इज़ अ डिमांड करके आपको थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आइए देखते हैं डिमांड क्या होता है। डिमांड का अगर इन शॉर्ट जनरल मीनिंग में हम लोग बोलेंगे तो डिमांड क्या होगा कि भाई चलो अगर हमारी चीज़ें कोई डिमांड कर रहा है, मतलब हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिक रही है, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि हमारा डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर नहीं बिक रही है तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई हमारा डिमांड थोड़ा कम है, क्लियर। तो आइए ऑफिशियली देखते हैं डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी। कॉमोडिटी का मतलब होता है गाइस गुड्स, वस्तु। डिमांड्स ऑफ अ कॉमोडिटी कैन बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी बॉट एट अ पर्टिकुलर प्राइस। हम लोग हमारा डिमांड ज़्यादा है कि कम है कैसे बोल पाएंगे, अगर लोग हमारी चीज़ें ज़्यादा खरीद रहे हैं, इट मीन्स कि क्वांटिटी में खरीद रहे हैं और पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, यानी कि एक प्राइस हम लोगों ने जो डिसाइड किया है वो प्राइस के ऊपर लोग अगर ज़्यादा क्वांटिटी में परचेस कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि कोई प्लेस से परचेस कर रहा है विद इन अ स्पेसिफाइड ऑफ टाइम, और कुछ टाइम पीरियड के अंदर ही अगर कोई ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर प्रेस से अगर कोई लोग हमारी चीज़ें खरीद रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिमांड। अब स्पेसिफाइड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि चलो फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने आज ये गुड्स निकाला है, फॉर एग्जांपल हम लोग पेन बेच रहे हैं, तो फिर ये पेन को हम लोग कुछ रीजनेबल टाइम के अंदर कंपेयर करेंगे कि भाई चलो एक महीने के अंदर कितना डिमांड हो रहा है, क्लियर, एक वीक के अंदर कितना डिमांड इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। आज हम लोगों ने पेन निकाली है, हम लोग 5 साल के बाद अगर कोई खरीद रहा है तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमारे पेन का बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्लियर। वो पर्टिकुलर रीजनेबल टाइम के लिए होता है कि अगर आपका ट्रेंड बहुत ज़्यादा जा रहा है, फास्ट जा रहा है, कम जा रहा है, तो वो पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से होता है। एक महीने के लिए हो सकता है, आप 4-5 महीने के लिए ले सकते हो, मैक्सिमम 1 ईयर तक का भी आप कंसिडरेशन कर सकते हो, क्लियर। तो इन शॉर्ट कि जो हमारा डिमांड है वो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड रहता है, क्वांटिटी, प्राइस, प्लेस एंड टाइम, क्लियर। सबसे ज़्यादा इन चारों में से भी जो डिमांड है, द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन इट्स प्राइस, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारा डिमांड किसके ऊपर रहता है, प्राइस के साथ, क्योंकि प्राइस और डिमांड का कैसा रिलेशन है गाइस, इनवर्स रिलेशन है, अपोजिट। प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड डिक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर हमें हमारा डिमांड इंक्रीज करना है तो हमें रिजनेबल प्राइस में बहुत अच्छे से अच्छे गुड्स प्रेजेंट करने पड़ेंगे, क्लियर। अब देखते हैं डिमांड फंक्शन, यानी कि चलो ये तो हो गया डिमांड, लेकिन डिमांड का फंक्शन भी हम लोग कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, यानी कि अगर हम लोग डिमांड और प्राइस का जो रिलेशन है उसको एज अ फंक्शन प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिमांड फंक्शन। क्योंकि प्राइस जो होता है ना वो हमारा मेन एलिमेंट्स होता है, सब कुछ जो अप एंड डाउन होता है ना वो किसकी वजह से होता है, प्राइस की वजह से ही होता है, और डिमांड तो सबसे ज़्यादा किसकी वजह से होता है, प्राइस। ज़्यादातर लोग कोशिश क्या करते हैं कि भाई कम प्राइस वाली चीज़ें है ना वो परचेस करने की कोशिश करेंगे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, क्लियर। एंड इट्स कॉल्ड द डिमांड फंक्शन, उसको डिनोटेड किया जाता है बाई D = f(p), क्लियर। तो ये हो गया हमारा डिमांड। अगर गाइज आपको डिमांड का क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिमांड, तो आपको ये डिमांड का डेफिनेशन और उसका डिपेंडेंस लिखना है, साथ में उसका फंक्शन भी लिखना है, क्लियर। फंक्शन में और कुछ नहीं, जो हमारा रिलेशन है डिमांड और प्राइस के बीच का उसे क्या कहेंगे, डिमांड फंक्शन, क्लियर। नेक्स्ट सेम इज इट इज ऐसा सप्लाई फंक्शन भी है। तो सप्लाई फंक्शन में क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस, यानी कि डिमांड में क्या था, डिमांड एंड प्राइस, सप्लाई में क्या है, अगर आप सप्लाई और प्राइस के बीच का रिलेशन फाइंड करते हो तो वो क्या हो जाता है, सप्लाई फंक्शन हो जाता है, और उसको डिनोट किया जाता है बाय S = f(p). अब सप्लाई और प्राइस के बीच में रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है गाइस। अगर प्राइस इंक्रीज होता है ना तो सप्लाई भी इंक्रीज होता है, प्राइस डिक्रीज होता है तो सप्लाई भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि जो भी प्रोड्यूसर है, जो लोग गुड्स बनाते हैं, जे लोग वस्तुओं बनावे छे,
वो क्या करेंगे, जब भी प्राइस इंक्रीज होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा इसीलिए। तो यहाँ पे प्राइस और सप्लाई के बीच का जो अगर रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सप्लाई फंक्शन। और अगर डिमांड और प्राइस का हम लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं तो वो हो जाएगा डिमांड फंक्शन। क्लियर? और डिमांड सबसे ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंडेंस रहती है, क्वांटिटी, प्लेस, प्राइस एंड टाइम। क्लियर? हमारा फंक्शन है वो है कॉस्ट फंक्शन। अब जैसे हम लोगों ने अभी अभी देखा कि आगे के जो फंक्शंस थे हमारे, तो सेम एज इट इज़ ऐसा कॉस्ट फंक्शन भी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या यहाँ पे कंक्लूड करने वाले हैं, तो कॉस्ट फंक्शन सी, यानी कि कॉस्ट को हम लोग डिनोट करेंगे बाय सी इन प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट, यानी कि अगर हम लोग कुछ नंबर ऑफ यूनिट बनाते हैं, कितने बनाते हैं हमें पता नहीं है, तो उसकी जगह पे हम लोगों ने लिखा है एक्स यूनिट। क्लियर? यानी कि अगर हम लोग एक्स यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसके लिए जितना एक्सपेंसेस होता है, यानी कि जितने खर्चे होते हैं, वो सारा हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट फंक्शन। द टोटल कॉस्ट सी in producing x unit of an item can be given by c is equal to f of x। हमें फंक्शन ऐसा दिया होगा c is equal to f of x and which is a cost function, और वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट फंक्शन। इन शॉर्ट, आप अगर कोई यूनिट बनाते हो, जितने भी नंबर्स ऑफ यूनिट बनाते हो, उन सब के लिए आपका जितना खर्चा होता है वो आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट फंक्शन। क्लियर? उसको डिनोटेड किया जाएगा बाय c इज इक्वल टू f of x। अब जब हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल है ना, तो उसमें भी टू टाइप है, एक तो आपका फिक्स कॉस्ट भी होता है प्लस आपका वेरिएबल कॉस्ट भी होता है। तो देखते हैं कि फिक्स कॉस्ट में क्या कंसीडर होगा और वेरिएबल कॉस्ट में क्या कंसीडर होगा। द कॉस्ट विच डज नॉट डिपेंड, यहाँ पे खास रिमेंबर करना है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि आपके कुछ ऐसे खर्चे हो रहे हैं कि जो कितने यूनिट बनाते हो ना उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। यानी कि अगर आप 10 यूनिट बनाते हो तो भी आपका कोई खर्चा होता है, आप 50 बनाते हो तो भी होता है, और 100 बनाते हो तो भी खर्चा होता है। इट मीन्स कि आपके कुछ खर्चे ऐसे हैं कि आप कितने नंबर ऑफ यूनिट बनाते हो ना उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो ये खर्चे होने ही वाले हैं 110%। तो ऐसे हमारे जो खर्चे होंगे वो क्या हो जाएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि द कॉस्ट विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्शन, यानी कि आप कितना प्रोडक्शन करते हो वो डजेंट मैटर है। क्लियर? आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो इतना खर्चा हो ही जाएगा, फिर भले आप 100 यूनिट बनाओ, 500 बनाओ, 1000 बनाओ। क्लियर? तो ऐसा हमारा जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल है रेंट है, मेंटेनेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कहीं पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर हम लोग 5 दिन तक कोई प्रोडक्शन ही नहीं करें, फिर भी हमें रेंट तो देना ही पड़ेगा हमारे बिल्डिंग का या फिर जो जगह हम लोगों ने रेंट पे रखी है। फिर जितनी मशीनरीज होंगी उसको ऑपरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसका थोड़ा बहुत मेंटेनेंस तो हमें करना ही पड़ेगा। यानी कि कुछ खर्चे ऐसे हैं कि आप प्रोडक्शन करते हो नहीं करते हो डजेंट मैटर, वो एक्सपेंसेस होने ही वाले हैं। तो ऐसे सब कहाँ पे कंसिडर होंगे, फिक्स कॉस्ट में। फिर देन आफ्टर है वेरिएबल कॉस्ट, ये उसका अपोजिट है। यहाँ पे क्या था कि आप कितने यूनिट बनाते हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, यहाँ पे क्या है, आप कितने यूनिट बनाते हो ना उसके ऊपर ही डिपेंड है। यानी कि द कॉस्ट विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, यानी कि डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर डिपेंड्स है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, आप कितने यूनिट बनाते हो ना उसके ऊपर डिपेंड्स है। तो ये सारे खर्चे कैसे हो जाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट। इट मीन्स कि आप अगर ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो ज़्यादा एक्सपेंसेस होगा, कम यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो कम एक्सपेंसेस होगा। फॉर एग्जांपल है रॉ मटेरियल, आपको अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज़्यादा रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, कम है तो कम करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है, अगर आपने ज़्यादा गुड्स बनाया तो ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस होगा, अदरवाइज कम होगा। क्लियर? तो ऐसे जो भी खर्चेज है, यानी कि आप सैलरी, अगर आपको कभी ज़्यादा काम करना है तो ज़्यादा एम्प्लॉय को रखना पड़ेगा, उसका सैलरी देना पड़ेगा। क्लियर? तो ये सारे खर्चे कैसे हैं, वेरिएबल कॉस्ट है। क्लियर? अगर हमें कॉस्ट फंक्शन फाइंड करना है, इट मीन्स कि टोटल कॉस्ट भी हम लोग कह सकते हैं उसको, या तो फिर आपको ज़्यादातर सम में सिर्फ कॉस्ट फंक्शन ही पूछा जाता है। अगर आपको सिर्फ कॉस्ट पूछा जाता है इट मीन्स कि आपका वेरिएबल भी होगा और फिक्स भी होगा। क्लियर? हम लोग कॉस्ट उसी को कहेंगे, फिक्स तो होने ही वाला है प्लस वेरिएबल होते हैं। तो हमारा कॉस्ट फंक्शन हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। इट मीन्स कि हमारा कॉस्ट फंक्शन मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन हमारा है रेवेन्यू फंक्शन। अब गाइस रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, इन सिंपल वर्ड, आप जितना इनकम करते हो, इट मीन्स कि आपके पास जितना इनकम आ रहा है, आप जितना कमा रहे हो टोटल, अब उसमें से कितने खर्चे हो रहे हैं नहीं हो रहे उसका अभी बात ही नहीं है, आपके पास जितना इनकम आ रहा है ना वो टोटल इनकम आपका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू। क्लियर?
द टोटल अमाउंट रिसीव्ड, यानी कि आप जितना अमाउंट रिसीव करते हो ना वो सब आपका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू फंक्शन। क्लियर। द रेवेन्यू आर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, यानी कि ये जो रेवेन्यू है वो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, आप कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करते हो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपका इनकम कैसा आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये 10 पेन बेचते हैं, 10 रुपये वाली ये पेन है, क्लियर, तो हमारा टोटल इनकम कितना होगा, 10 इंटू 10 100 रुपीज़ होगा। अगर मैं ये 20 पेन बेचती हूँ तो मेरा रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यानी कि मेरा जो इनकम है, यानी कि मेरे पास जितना इनकम आ रहा है वो सब किसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि मैं कितनी ये पेन सेल कर सकती हूँ। क्लियर। अगर 10 करूँगी तो इतना रहेगा, 20 करूँगी तो ज़्यादा आएगा। यानी कि आपका जो रेवेन्यू है वो आप कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करते हो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड्स रहता है। ज़्यादा सेल करोगे तो ज़्यादा रेवेन्यू, कम सेल करोगे तो कम रेवेन्यू। क्लियर। डिनोटेड बाय आर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कैसे डिनोट किया जाता है, आर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करके। इफ द डिमांड फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ अ पी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे खास ध्यान देना है, अगर हम लोगों का ओरिजिनली डिमांड फंक्शन कैसा होता है कि डी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। क्लियर। लेकिन अगर हमें डिमांड फंक्शन ऐसे फॉर्म में दिया है कि p इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करके दिया है, एट दैट टाइम देन द टोटल रेवेन्यू फंक्शन कैन बी गिवन बाय, तो हमें टोटल रेवेन्यू कैसे फाइंड करना है, ऐसे फाइंड करना है। टोटल रेवेन्यू कैसा होता है, जैसा अभी हम लोगों ने 10 रुपये वाले 10 पेन बेचे, इट मीन्स हम लोगों ने क्या कर दिया, 10 रुपये, एक पेन का 10 रुपये, यानी कि पर यूनिट प्राइस इनटू हम लोगों ने कितनी पेन बेची, 10, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो 10 इंटू 10, तो सेम इज इट इज यहाँ पे भी ऐसा ही करना है कि नंबर ऑफ यूनिट सॉल्व, यानी कि 10 पेन्स फॉर एग्जाम्पल, एंड प्राइस पर यूनिट, हमारे एक पेन का प्राइस 10 रुपये है। क्लियर। तो नंबर ऑफ यूनिट सॉल्व, यानी कि आप जितने नंबर ऑफ यूनिट सेल कर देते हो वो, और उसका प्राइस कितना है, एक यूनिट का प्राइस कितना है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल रेवेन्यू। क्लियर। उसको नोटेशन में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू पी। यहाँ पे ये खास ध्यान देना है कि हम लोग ये वाला फंक्शन कब पुट करेंगे, जब हमें डिमांड फंक्शन p इज इक्वल टू करके दिया होगा तब। क्लियर। x इंटू पी, यानी कि ये नंबर ऑफ यूनिट है और ये प्राइस है, और ये अगर हम लोगों के पास प्राइस अवेलेबल है, डिमांड फंक्शन भी p इज इक्वल टू करके दिया है, तब हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे ये खास ध्यान देना है कि हम लोग जब भी ऐसे रेवेन्यू फाइंड करेंगे, हम लोग कभी भी x का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हम लोग ऑलवेज p का वैल्यू पुट करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्राइस होता है वो फिक्स होता है। ये चलो हमारा, अगर हम लोग आज हम लोग पेन बेचते हैं तो हो सकता है कि कभी 10 बेची जाए, कभी 15, कभी 20, ये फिक्स नहीं होता है। यानी कि नंबर ऑफ यूनिट कितने जाएंगे ना x, वो कभी फिक्स नहीं होता है, इसीलिए हम लोग कभी x का प्राइस नहीं रखेंगे। लेकिन हम अगर 10 पेन भी बेचते हैं तो भी 10 रुपये में ही बेचेंगे, अगर 100 पेन भी बेचते हैं तो भी 10 रुपये में ही बेचेंगे। इट मीन्स कि हमारा जो पर यूनिट प्राइस होता है ना वो प्री डिसाइडेड होता है, पहले से फिक्स होता है, तो इसीलिए हम लोग ऑलवेज p का वैल्यू पुट करेंगे और x को उसको साथ मल्टीप्लाई करके फिर रेवेन्यू फंक्शन फाइंड करेंगे। ओके। अब ये है हमारा प्रॉफिट फंक्शन। अब गाइज हम लोगों को जनरली पता ही होता है कि प्रॉफिट हमारा क्या होता है, हमारे जितने इनकम्स होता है उसमें से अगर हम लोग हमारे टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो जो हमारे पास बचता है वो हमारा क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है। क्लियर। तो अगर हमें प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा रेवेन्यू फंक्शन, रेवेन्यू मतलब टोटल इनकम माइनस कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट मतलब टोटल एक्सपेंसेस, अगर हम हमारे टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट फंक्शन। और फिर लास्ट वन हमारा है रियल फंक्शन के यूजेस के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट। गाइज ये खास इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे सम में भी ऐसा पूछा जाता है कि ब्रेक इवन पॉइंट का सिचुएशन फाइंड करो। क्लियर। या तो फिर सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करो। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब गाइज ये होता है कि वो पॉइंट जिसके ऊपर आपका प्रॉफिट कैसा हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और साथ में आपका लॉस भी कैसा हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं, इट इज़ द पॉइंट एट विच द प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि आपका जो प्रॉफिट फंक्शन है वो कैसा हो जाने वाला है, ज़ीरो, साथ में आपका जो लॉस होगा ना वो भी कैसा हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं फॉर ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट को हम लोग ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आर एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। इट मीन्स आर मतलब क्या होता है, आपका इनकम,
और सी मतलब क्या होता है आपका कॉस्ट। अगर आपका इनकम और आपका कॉस्ट यानी कि आप लोग जितना कमा रहे हो और आप जितना खर्चा कर रहे हो वो दोनों अगर सेम है तो आपके पास क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि आपके पास कोई प्रॉफिट ही नहीं बचेगा और साथ में हम लोगों का लॉस भी नहीं है क्योंकि जितना कमा रहे हैं उतना खर्चा कर रहे हैं। क्लियर। तो जिस लेवल पे अगर आपका इनकम यानी कि टोटल इनकम रेवेन्यू और कॉस्ट टोटल एक्सपेंसेस सेम हो जाएंगे तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। इट मीन्स इन शॉर्ट ये क्या होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट वाला सिचुएशन होगा। क्लियर। यानी कि आपका प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, आपका लॉस भी नहीं हो रहा है, रेवेन्यू और कॉस्ट सेम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर गाइस। तो यहाँ पे हमारे जितने भी यूजेस थे अंडर रियल फंक्शन वो सारे यहाँ पे खत्म होते हैं।